वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपके 12वीं कक्षा के भूगोल का जो भारत, लोक और अर्थव्यवस्था तक है। उसमें से आपके चैप्टर 7 में अ, जो है आपका खनिज और ऊर्जा संसाधन, उसका आज हम करेंगे भाग भाग 4। उसमें हम पढ़ेंगे आपके जो अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन है उनके बारे में। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आपके इसी लेक्चर सीरीज में जो था पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे आपके अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझे? जो पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है उसका ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। पारंपरिक ऊर्जा संसाधन में क्या होता था, कोयला, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस जैसी चीजें ज्यादा से ज्यादा इनमें थी। तो इनमें क्या होता था कि ये इनमें डर होता है कि ये कभी जाके पारंपरिक जो संसाधन है वो कभी जाके खत्म हो जाए। लेकिन जो ये अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन है ये क्या है, ये अभी नए आए और ये खत्म नहीं होंगे। मतलब ये खतरे का क्षमता नहीं रखते हैं क्योंकि ये किसी प्रकार की काल्पनिक प्रतिक्रिया से नहीं बने हैं। ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, जो प्राकृतिक आपके संसाधन है, जैसे कि हवा या फिर जैसे कि जो आपका बोल सकते हैं जो सूर्य का ऊर्जा है या फिर जो पवन का ऊर्जा है, ये सारी चीजों से आपका जो आपका आपका भूताप है, ये सारी चीजों से आपका ये जो आप पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है ये सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन आपका जो बहुत ज्यादा प्रकृति के लिए अच्छा है, क्योंकि इनसे जो आपका भौगोलिक जो परेशानियां है, समस्याएं है, वो भी कई तरह से कम हो जाता है। और साथ में जो हमारा फ्यूचर है वो काफी ज्यादा सस्टेनेबल हो जाता है। मतलब कि फ्यूचर के भी बाद में हमारा जो भविष्य है आने वाला, या फिर हमारा जो आने वाला अगला जनरेशन है, उसके लिए भी काफी सारे संसाधन अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो बच जाएगा। तो वो कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए हमें अपारंपरिक ऊर्जा संसाधनों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन में क्या है। सबसे पहले है आपका न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स, जिसको बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें इसे बोला जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा नया है। ये कुछ साल पहले ही आया है और काफी एक अच्छा व्यवहार्य स्रोत बन के आया है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका जो ऊर्जा उत्पादन होता है, जो नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसमें महत्वपूर्ण है आपका दो खनिज, वो है यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, तो यूरेनियम का निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। मतलब जो धारवाड़ सिस्टम है उसमें धारवाड़ जो पत्थर है वहां पे ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम पाए जाते हैं। अगर भौगोलिक रूप से आप देखें तो यूरेनियम जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो जो सिंहभूम है, सिंहभूम जो पट्टी है वहां पे बहुत ज्यादा आपका सिंहभूम का जो आपका तांबे का जो पट्टी है वहां पे ये स्थित है। ठीक है, वैसे ही आपका राजस्थान में जैसे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हो गया, या फिर आपका उदयपुर या फिर जिला हो गया, ये सारी जगहों में पाया जाता है यूरेनियम। और छत्तीसगढ़ में आपका जो दुर्ग जिला है वहां पे पाया जाता है। वैसे ही महाराष्ट्र के भंडारा जिले में और हिमाचल के कुल्लू जिले में आपका ये यूरेनियम खनिज है ये पाया जाता है, जिससे कि आपका नाभिकीय ऊर्जा का आपका ज्यादा से ज्यादा संसाधन होता है। ठीक है, उसके साथ साथ ही आप देखें तो दूसरा जो आपका खनिज है जो महत्वपूर्ण है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में, वो है आपका आपका थोरियम। तो थोरियम कहाँ पे पाया जाता है? थोरियम आपको मिलता है जो मोनोजाइट
जो आपका मोनोजाइट और इल्मेनाइट जो आपका बालू होता है, उसमें आपका सबसे ज्यादा जो बीचेस होते हैं वो उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा थोरियम आपका पाया जाता है। तो वो कहाँ पे होता है? ज्यादा से ज्यादा वो बीचेस में होता है, बीच के बालू में, जैसे कि केरल या फिर तमिलनाडु के जो बीचेस है वहां पे सबसे ज्यादा मोनोजाइट पाया जाता है। ठीक है। और जो मोनोजाइट है उसको जो विश्व में सबसे ज्यादा समृद्ध जो मोनोजाइट है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो केरल के पालक्काड तथा कोलम जिला, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, और आपका जो महानदी का जो तट है, ठीक है, महानदी डेल्टा जो है आपका, महानदी नदी का जो डेल्टा है वहां पे पाया जाता है। जो थोरियम होता है वो विश्व का सबसे ज्यादा पसंद से ज्यादा रिच, सबसे ज्यादा अच्छे क्वालिटी का मोनोजाइट होता है। ठीक है। दूसरा आपका जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे वो है कि इसमें आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। जो परमाणु ऊर्जा का आपका आयोग बना था, जिसे बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन या परमाणु ऊर्जा आयोग, उसका स्थापना कब हुआ था? उसका स्थापना हुआ था 1948 में। ठीक है। और इसका जो और ज्यादा इसका और ज्यादा प्रोग्रेस हुआ और ज्यादा इसमें प्रगति हुआ 1954 में, जब आपका ट्रॉम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान, मतलब कि एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट जो है वो ट्रॉम्बे में खुला। ठीक है। उसके बाद उसको आपका उसका नाम बदल के उसको रखा गया 1967 में अ, भाभा परमाणु अनुसंधान अनुसंधान केंद्र, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 1967 में ये नाम दिया गया। ठीक है। उसके बाद अभी आते हैं हम जो ये जो ये जरूरी आपके नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं वो कहाँ कहाँ पे स्थित है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र के तारल में आपका एक नाभिकीय परियोजना है। फिर कोटा के पास रावत भट्टा जो कि राजस्थान है वहां पे है, कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, कैगा जो कि कर्नाटका में है, तथा काकरापाड़ा जो गुजरात में है। इन सब जगहों में आपका नाभिकीय ऊर्जा संसाधन होता है। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसी के साथ, तो बुक में दिया गया है लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो नाभिकीय ऊर्जा संसाधन होता है वो बहुत ही ज्यादा आपके कठोर आपके ऑब्जर्वेशन में अच्छे से उसको देख के जाता है पूरा लेबोरेटरी के अंदर। और अगर उसमें किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ हुआ तो उससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, कोई भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, मतलब न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे कि अगर कुछ भी हुआ तो हमारा हालत जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में, या फिर जैसे हिरोशिमा नागासाकी में जैसे नाभिकीय बॉम्ब की वजह से हुआ था, वैसा हो सकता है। इसीलिए इस तरह की ऊर्जा का उत्पादन करना काफी हद तक भयंकर है, लेकिन काफी ज्यादा इससे ऊर्जा हम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके एक ब्लास्ट है, मतलब कि एक थोरियम या फिर यूरेनियम के इस्तेमाल से, एक रिएक्शन के इस्तेमाल से बहुत ज्यादा ऊर्जा हम बना सकते हैं। ठीक है। अभी हम जाते हैं सौर की ऊर्जा में। ठीक है। सोलर एनर्जी जिसे बोलते हैं, इससे क्या होता है? जो फोटोवोल्टिक जो सेल्स होते हैं, ये जो फोटो में दिख रहा है आपको सोलर पैनल, इसको सोलर पैनल बोलते हैं। ये घरों या फिर कॉलेजेस ऑफिसेस के बाहर ऊपर लगाते हैं जहाँ पे अच्छे से धूप आता हो। ठीक है। तो ये जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? जो सौर ऊर्जा है उसको पकड़ लेता है। ठीक है। और उससे जाने नहीं देता है। और उस ऊर्जा को आपके जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें वो बदल देता है। ठीक है। तो
ऐसा होता है कि वो फोटोवोल्टिक सेल्स जो होते हैं वो दो जो प्रोसेसेस है, मतलब दो अलग अलग वो है प्रक्रियाएं हैं, उनसे जो सौर ऊर्जा है वो क्या करता है, सौर ऊर्जा के नाम में लाने को काम में लाने के लिए जिन दो प्रक्रमों का बहुत ही प्रभाव माना जाता है वो है फोटोवोल्टिक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेसेस, मतलब कि एक है जो आपका ये फोटोवोल्टिक है, इसमें क्या होता है कि जो सोलर जो एनर्जी है वो ये फोटोवोल्टिक जो सेल्स है, सोलर पैनल्स जो है वो कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है और वो जाने नहीं देता, और वो बिजली में उसको कन्वर्ट करता है, बदल देता है। ठीक है, और जो दूसरा वाला है वो क्या करता है, वो जो सौर ऊर्जा है उसको अ, उससे उससे जो है थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उससे जो गर्मी होता है उसको किसी और प्रकार की ऊर्जा, जैसे कि उससे सपोज पानी गर्म कर, और वैसे करके फिर पानी गर्म कर लिया तो आपका ऊर्जा बन गया, वो एनर्जी उसका यूज हो गया। ठीक है, तो उस तरह से आपका इस्तेमाल होता है। फिर आपका दिया गया है अन्य सभी अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत की अ, अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिक अधिक लाभप्रद है। मतलब कि आपका जो दूसरे सोर्सेस है, मतलब जो दूसरे आपके अपारंपरिक जो ऊर्जा के सोर्सेस है या फिर जो पारंपरिक ऊर्जा के सोर्सेस है, उससे कहीं ज्यादा आपका सौर ऊर्जा से आपको मदद मिलता है, क्योंकि ये कई हद तक जो आपका खर्चा होता है वो काफी हद तक वो कर देता है। आपको दिया गया है कि ये 7% ये ज्यादा आपके लिए लाभदायक है अगर आप कोयला या फिर पेट्रोल जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, और ये 10% ज्यादा लाभदायक है जो नाभिकीय ऊर्जा का संसाधन है, अगर आप वो इस्तेमाल करें उससे ज्यादा वो 10% आपके लिए अधिक प्रभावी है। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, और अभी हम देखते हैं कि ये जो सौर ऊर्जा है उसका इस्तेमाल किस किस चीज में किया जाता है। उसका इस्तेमाल आपका जो आपके हीटर्स होते हैं, या फिर जो आपका क्रॉप ड्रायर, मतलब जो फसल सुखाने के लिए होता है मशीन, या फिर जो सौर ऊर्जा से चलने वाला जो कुकर होता है, ये सारे उपकरणों में आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो ये सौर ऊर्जा है वो उसका बहुत ज्यादा आपका वो बहुत ज्यादा आपको इस्तेमाल किया जाता है, उसके विकास का बहुत अधिक संभावना है। किन इलाकों में भारत के, वो है आपके पश्चिमी भारत के इलाकों में, पश्चिमी भागों में, जैसे कि आपका गुजरात राज्य हो गया या फिर आपका राजस्थान हो गया। इन राज्य में बहुत ज्यादा सौर ऊर्जा का विकास का आपका संभावना है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा साफ एक ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें पैसे भी बहुत कम लगते हैं, साथ में इसको मेंटेन करने का, मतलब इसको चलाने के लिए लैब नहीं चाहिए या फिर किसी तरह का चीज नहीं चाहिए। बस आप जो सोलर पैनल्स होते हैं तो उसको आप ला के लगा दो अपने घर के ऊपर, फिर खुद ब खुद आपका इलेक्ट्रिसिटी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो काफी ज्यादा आपके लिए आसान भी हो जाता है, चाहे वो घरों में इस्तेमाल के लिए हो या फिर ऑफिस या फिर किसी भी आपके पब्लिक जगह में आपका इस्तेमाल के लिए हो। हर जगह में ये ऊर्जा का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं आपके पवन ऊर्जा में। पवन ऊर्जा मतलब विंड एनर्जी। तो ये क्या है, पवन ऊर्जा को बोला गया है कि ये ये बहुत ही ज्यादा प्रदूषण मुक्त है, और ये असमय स्रोत है। मतलब कि ये समय के साथ खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि हवा तो हमेशा चलेगा ही हमारे एनवायरनमेंट में, फिर हमारी प्रकृति में, तो इसीलिए ये एक असमय है और इसमें प्रदूषण नहीं होता है, पूर्णतः प्रदूषण रोकता है। ठीक है, प्रवाहित पवन से ऊर्जा का परिवर्तन करने की अभियांत्रिक बिल्कुल सरल है। तो इसमें क्या है कि इस जो पवन ऊर्जा है वो बहुत आसानी से आपका हो जाता है प्रोड्यूस, मतलब उसका
उत्पादन काफी ज्यादा आसान है। उसमें क्या होता है कि जो पवन होता है वो आता है, और जो विंड मिल होता है वहां पे जो टरबाइन होते हैं, ये जो पंखे हैं ये लगाया जाता है, और हवा आता है तो ये पंखे घूमते हैं। तो जब ये पंखे घूमते हैं तो ये टरबाइन है, तो घूमने की वजह से वो विद्युत ऊर्जा, टरबाइन की मदद से जो पवन ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, और वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज में जो विद्युत से चलता है। ठीक है, इस तरह से हम एक प्राकृतिक स्रोत जो कि पवन है उससे हम ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। और ये जो है पवन जो है ये सबसे ज्यादा आपका जो मानसून है या फिर जो आपका अस्थाई जो पवन है, ये सब सारी चीजों में ये सारी जो पवन है ये सारे स्रोत होते हैं पवन ऊर्जा का। और उसके अलावा जो आपके जो लोकल जो हवाएं होती है, ठीक है, जैसे स्थानीय हवाएं जो होती है, जो स्थलीय और जलीय पवन होते हैं, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जिसे बोलते हैं, वो सारी चीजें भी बहुत ज्यादा प्रबल होती है पवन ऊर्जा को प्रकट करने में। ठीक है, अभी देखते हैं भारत में कहाँ है। भारत में जो पवन ऊर्जा है वो मुख्य रूप से भारत में पहले से ही आपका जो पवन ऊर्जा है उसको आपका उत्पादन का आरंभ हो चुका है, उसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। और उसके लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटका में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब पवन ऊर्जा का पोटेंशियल है। अ, मतलब पवन ऊर्जा जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से काम कर सकता है वो कौन से राज्य है, वो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, उन सब जगहों में एक अनुकूल परिस्थिति है। अभी हम बात करते हैं टाइडल और वेव एनर्जी, जो कि है ज्वारीय और तरंग ऊर्जा। ठीक है, आपको पता है समुद्र में आपका अलग अलग समय में आपका ज्वार भाटा आता है या फिर आपके तरंग होते हैं। तो जो महासागरों में जो महासागरों की जो धाराएं होती है वो ऊर्जा प्रकट करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है, क्योंकि वो अ, बहुत ही बड़ा भंडार है ऊर्जा। ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, तो वो जिस फोर्स के साथ आते हैं, मतलब जो प्रबलता होती है उनमें, उसके वजह से हम अगर उसको उस ऊर्जा को पकड़ सके तो काफी हद तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह का जो ऊर्जा है, जो जो ज्वार भाटा या फिर तरंगों का जो ऊर्जा है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए आपका जो 17वीं या 18वीं जो शताब्दी है वहां तब से ही कोशिशें की जा रही है। और भारत में जो आपका पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट जो है वहां पे बहुत ज्यादा आपका ज्वार तरंग का उत्पत्ति होता है, तो इसीलिए वहां पे बहुत अच्छा आपके पास बहुत अच्छा कंडीशन हो जाता है, बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है कि वहाँ इस तरह के ऊर्जा को पकड़ने का आप कोई उपाय ढूंढे और इस तरह की ऊर्जा को की संभावनाएं जो है उसको बढ़ाए। ठीक है, तो ये काफी नया है, तो ये अभी तक आया नहीं है, लेकिन मतलब अभी तक इसका इस्तेमाल इतना भारत में हुआ नहीं है। कुछ देशों में होता है कि जैसे कि ये इस जगह है ना, मतलब इस ऊर्जा को ऐसे पकड़ा जाता है जैसे कि कुछ जगह ही ऐसी होती है कि वहां पे जो ज्वार आता है जब, तब उस समय थोड़ा सा आगे आ जाता है, जो समुद्र का पानी होता है वो थोड़ा सा आगे आ जाता है। तो फिर वहां पे उस जगह ब्लॉकेज करके, जैसे कि सपोज ये है ये तट है, तो जैसे यहाँ तक पानी आता था, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ टर्बाइन जैसा लगा दिया, मतलब यहाँ कुछ टर्बाइन जैसा लगा दिया, तो इसके अंदर तो पानी जाएगा नहीं। तो जब आपका ज्वार भाटा आता है या फिर जो तरंग आता है, तो ये जो गेट होता है तरंग का, उसको बंद कर देते हैं।
तो पानी एक बार ज्वार भाटा के समय जो अंदर आता है उसको फिर बहुत ही एक साथ जब वो गेट खोला जाता है तो वो पानी जब बाहर निकलता है इसमें से, तो जो टरबाइन होते हैं यहाँ पे, वो टरबाइन्स घूमते हैं और उससे ऊर्जा जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जो करंट बनाता है, उस तरह की ऊर्जा निकलता है। ठीक है, तो उस तरह का ऊर्जा का उत्पत्ति होता है। तो ज्वाला और तरंग ऊर्जा से उस तरह से ऊर्जा को पकड़ा जा सकता है, लेकिन अभी तक भारत में हुआ नहीं है इतना उसका इस्तेमाल। कुछ देशों में अभी भी होता है। अगला हम बात करते हैं आपका भूतापीय ऊर्जा, मतलब कि जियोथर्मल एनर्जी। तो जो आपका अ, कुछ जगहों में ऐसे होता है कि जो पानी होता है, वो पानी वहाँ का ठंडा नहीं होता है, या फिर जो हमारा नॉर्मल पानी का टेम्परेचर है वैसा नहीं होता है, लेकिन उस जगह में पानी बहुत ही ज्यादा गंदा है। मतलब कि ऐसे कि पानी कहीं पे उबल रहा हो। तो ऐसी जो जगहें होती है वहाँ पे ऐसा होता है, जो पानी का जो अ, आपका जो उस जगह का जो तली है वो काफी ज्यादा वो गर्म होता है, क्योंकि जो मैग्मा होता है आपके अर्थ के अंदर, मतलब जो भूमि के अंदर जो मैग्मा होता है वो उस जगह में बहुत पास होता है। ठीक है, सरफेस के बहुत पास होता है। तो इसीलिए उस जगह के जो पत्थर होते हैं उसे वो मैग्मा अंदर का वो गर्म कर देता है, और वो जगह वो जगह जो होता है उसको हम उसको उसका उसका ऐसे हो जाता है कि अ, वहाँ पे उसके आसपास जो पानी है वो उबलने लगता है, वो गर्म हो जाता है। तो ये जो गर्म पानी होता है, उस गर्म पानी से जो ताप ऊर्जा है वो पैदा होता है। ठीक है, वो पैदा किया जाता है, और इससे और इस तरह का जो ऊर्जा पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा, क्योंकि वो भूमि से ताप आ रहा है और उससे ऊर्जा प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो उसको हम कैसे ऊर्जा में बदल सकते हैं, उसमें ऐसा होता है कि जो वहां से जो स्टीम निकलता है, जो धुआं निकलता है, गर्म धुआं निकलता है, अगर उसको पकड़ ले और उसको जो टरबाइन होता है अंदर, जो फैन होता है, जैसे कि विंड में भी ऐसे जो फैन होता है, विंड मिल्स में भी अगर वैसे ही टरबाइन हम लगा दें यहाँ पे मशीन के थ्रू, और ये जो गर्म हवा है, जो धुआं है, ये जो टरबाइन को घुमाएगा, इससे क्या होगा, इससे जो ये भूताप है, ये भूताप का जो आपका जो भाप है, वो भाप ऊर्जा प्रकट करेगा, तो उससे भूतापीय ऊर्जा प्रकट होगा। ठीक है, तो ये चीज को हम भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का आपको इसमें किसी तरह से आपका जो पर्यावरण है उसमें किसी प्रकार का आपको क्या बोलते समस्या नहीं आएगा, या फिर कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, कि ये प्राकृतिक रूप से प्रकट होते हैं। इनमें कोई सेटअप नहीं करना पड़ता है, मशीन नहीं लगाना पड़ता है, बस ये ऊर्जा प्रकट होता है। ठीक है, और भारत में इस प्रकार का जो भूतापीय ऊर्जा का जो संयंत्र है वो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में है, और वहाँ पे अधिकृत किया जा चुका है। ऐसा ही एक ऊर्जा प्रकट करने वाला पौधा, लेकिन दूसरी जगहों में कहीं पे अभी तक भारत में हुआ नहीं है। अभी हम बात करते हैं जैव ऊर्जा के बारे में। ठीक है, ये है आपका बायो एनर्जी, मतलब जो बायो एनर्जी क्या है, जो आपका जैव ऊर्जा है उसमें क्या उसको उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। मतलब कि जो ऑर्गेनिक चीजें होती है, ठीक है, जो जैविक चीजें होती है, उनसे उन उन चीजों से जो आपका ऊर्जा प्रकट होता है उसे आप क्या बोलेंगे, जैव ऊर्जा बोलेंगे। और आपका दिया गया है इसमें कृषि, आवेश
नगर पालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। मतलब कि जो कचरा होता है आपके उद्योगों से या फिर नगर पालिका से या फिर घरों से, कृषियों के खेतों से, वो सारी जो कचरा होती है जो जैविक रूप की होती है, ठीक है, जैविक प्रवृत्ति की होती है, उन सब से उन सबको क्या किया जाता है, उन सबको अ, परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत विद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित किया जाता है, कभी कभी ये ताप ऊर्जा में भी होता है, या फिर जो खाना पकाने वाला जो ऊर्जा होता है उसमें भी, खाना पकाने के लिए जो गैस चाहिए होता है उसमें भी परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजों में आपका इस्तेमाल होता है ये जैव ऊर्जा में। ये कभी कभी घर घर भी दिया है, और ये काफी आसान तरीका होता है ऊर्जा अ, उत्पादन का, क्योंकि ये कूड़े कचरे से ही बनता है, जो घर के कूड़े कचरे होते हैं, या फिर जो पौधे होते हैं मरे हुए, या जानवर होते हैं, कचरा होता है, वही सब चीजों से। और इससे काफी ज्यादा आपका जो अ, ये जो विकासशील देश है, उनके ग्रामीण क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा आर्थिक जीवन को बेहतर बनाएगा, और जो पर्यावरण प्रदूषण है वो उसको काफी घटाता है। और बोला गया है उनको, उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ाएगा, और जो अ, जलाऊ लकड़ी पे जो दबाव है वो बहुत ज्यादा कम करेगा, ठीक है। तो नगर पालिका कचरे की ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी ही एक परियोजना नई दिल्ली में ओखला में स्थित है। तो बोला गया है कि ये जो जैव ऊर्जा है, ये काफी हद तक आपका घरों में इस्तेमाल किया जाता है, और जो विकासशील है, मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि भारत है, तो भारत के जो गांव है, ये सभी इलाकों में ये काफी हद तक आपका मददगार है, क्योंकि ये बहुत तरीके से मदद करता है गांव के लोगों को। और साथ ही साथ ये जो पर्यावरण पे या फिर जो जलाऊ लकड़ी पे जो दबाव है वो भी कम कर रहा है। तो ये काफी एक जरूरी, बहुत ही अच्छा एक अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए इसका ही आपको एक एग्जांपल दिया गया है, उदाहरण दिया गया है। ये कहाँ पे बना है, ये नगर पालिका ने कहाँ स्थित किया है, ऐसा ही एक कचरे को ऊर्जा में बदलने वाला परियोजना, वो है आपके कैपिटल में नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में ओखला है, वहां पे स्थित है। ऐसे ही जो बायोगैस है, मतलब जो बायोगैस बनता है, यही सब चीजों से जो भी कचरा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर खाना बनाने के एनर्जी में, या फिर ताप ऊर्जा में बदलते हैं ओखला में, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे जो हमारे खनिज संसाधनों का संरक्षण है उसके बारे में, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है आपके पूरे इस चैप्टर का। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि खनिज संसाधनों का हमें संरक्षण करना चाहिए। तो वो संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए हमें क्या क्या करके, वो होता है कि आप पहले तो अपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि कूड़ा आप फेंको ही, कूड़ा करो ही मत, अ, पैदा करो ही मत। तब कूड़ा पैदा करोगे तो तभी ज्यादा कचरा बढ़ेगा। तो आपने 3 R's पढ़े होंगे, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। तो वो होता है कि आपको कोई भी सामान होता है तो उसको फिर से आपको इस्तेमाल करना है जितने टाइम तक कर सको। फिर रिड्यूस होता है कि आप कचरे को कम करो, और रिसाइकल होता है कि आप उसको फिर से उसको बदल के किसी और अ, ऊर्जा में बदल के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वो सारी चीजें हैं। और आप अगर खनिज संसाधनों के बारे में बोलते हो, तो मैंने बोला है कि जो पारंपरिक संसाधन है उनमें क्या होता है कि वो खत्म हो सकते हैं। अगर आप अच्छे से उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो एक चुनौती बन के आएगा आपके विकास में, बाद में आपके आने वाले कल में वो विकास में चुनौती बनेगा, और आपका आर्थिक विकास रोक सकता है। और साथ ही साथ जो पर्यावरणिक मुद्दे हैं वो भी बहुत ज्यादा उभर के आएंगे, अगर आप अभी से जो आपके खनिज संसाधन है उसको
संभाल के ना रखें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपके संसाधन है, खनिज संसाधन है, उनका आप अभी से उनको बचाने की कोशिश करें। और उसके लिए आपको जो ये अपारंपरिक ऊर्जा विकल्प स्रोत है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूताप, ये सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ना कि अ, दूसरी चीज़ें जैसे कि आपके कोयला या फिर पेट्रोल, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करना, ठीक है? साथ ही साथ आपको आपको बोला गया है कि जो आपके धातु खनिज होते हैं, खनिज संसाधन होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अ, उनका जो रिज़र्व है, मतलब कि उनका वो जितने मात्रा में पाए जाते हैं भारत में, वो काफ़ी कम है। और अगर इस तरह से ही इस्तेमाल किया गया, तो वो एक दिन जाके खत्म हो जाएँगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि फालतू इस्तेमाल ना करके आप उसको बहुत अच्छे से सँभाल के, मतलब सारे आपके जो खनिज संसाधन हैं, वो जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से ही आप इस्तेमाल करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो सारे संसाधनों को अ, बचा के रख सकें अगले जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए। और साथ ही साथ बोला गया है कि जो आपका एक्सपोर्ट होता है, मतलब जो कि आपको जो धातुएँ आप बाहर दूसरे देशों में बेचते हो, उसको भी बहुत अच्छे से देख के, मतलब अ, कौन-सा धातु ज़रूरी है हमारे देश के लिए और बचाने के लिए हमारे देश में, वो देख के कौन-से धातु में कमी आ रहा है, कौन-से खनिज में कमी आ रहा है, वो एक नियमित तौर से होना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने जो भंडार है उसको खाली ना कर दें दूसरे देशों में हमारे खनिज बेचने के चक्कर में। तो खनिज संसाधन का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है, हमें इससे समझ में आता है। ठीक है? तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि आपके जो अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन है, वो क्या-क्या है। पहले हमने पढ़ा नाभिकीय ऊर्जा, फिर हमने पढ़ा सौर ऊर्जा, फिर हमने पढ़ा पवन ऊर्जा, फिर हमने पढ़ा ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, फिर भू-तापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा और उनके ये सारे जो अपारंपरिक स्रोत हैं, उनका इस्तेमाल कहाँ होता है, उनसे क्या हमें मदद मिल रहा है और क्या बुरा हो रहा है, हमने ये सब पढ़ा। और वो स्थानिक रूप से कहाँ पे पाया जाता है भारत में, वो सारा हमने पढ़ा है। और आखिर में हमने पढ़ा खनिज संसाधन का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। और इसी के साथ आपका पूरा ये चैप्टर खत्म होता है और ये वीडियो भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और ये वीडियोज़ अच्छे लगेंगे, आपके बोर्ड्स में ये हेल्प करे। धन्यवाद।